morning, dear students. I welcome you all on my channel. So, before discussing the further portion of spectroscopy, हमने कल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया. आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो दो चीजें हमें पढ़नी है. हमें पहले अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जनरल इंट्रोडक्शन देना है, एप्लीकेशंस देखनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें बतानी है, फिर लैम्बर्ट-बेयर लॉ और उसके लिमिटेशंस. उसमें हमें एक्साइटेशन कोएफिशिएंट पे थोड़ा फोकस करना है. सो फिर वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें उसका रेंज बताना है, फिर उसके बाद डायटोमिक मॉलिक्यूल पे हमें देखना है, उसकी एनर्जी देखनी है, उसकी वाइब्रेशनल लेवल्स देखने हैं, एंड देन सिलेक्शन रूल डायरेक्ट आ जाना है. उसके बाद कुछ लिमिटेशंस है. वाइब्रेशनल जो एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल होता है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, अगर हमारे पास कुछ उसमें डिविएशंस हो, दैट इज नोन एज एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस, तो वहां डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें देखनी है और दूसरी चीजें भी देखनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद we have ultraviolet spectroscopy. It is also known as electronic transition spectroscopy because there is transitions occur होते हैं. So we have ultraviolet spectroscopy. Usually it occurs in between the range of cosmic and radar waves. Cosmic waves जो होते हैं, they are high energetic waves, while as radar waves are low energetic waves. ये उसके बीच में आता है. Especially अगर हम देखेंगे 12-14 या 12-13 से 12-12 तक होगा इसका हर्ट्ज में रेंज. ये होता है, ज्यादातर होता है 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है. ठीक है, इसका रेंज तो जनरल रेंज है ये. सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है. Actually, it is also known as electronic transitions because there is transition from low-lying ground state to higher state. तभी होता है ट्रांजिशन, तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव एनफ एनर्जी. एनफ एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए लो लाइंग स्टेट से हाई लाइंग स्टेट तक. सो दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है. ट्रांजिशन क्या क्या हो सकती है आपको पता ही है. सिग्मा होती है हमारी, पाई होती है हमारी, नॉन बॉन्डिंग होती है, पाई एस्ट्रिक्स होती है, एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स होती है. यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक. तो डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. हमें देखना है फिर हाई इंटेंस ट्रांजिशंस होते हैं, लो इंटेंस ट्रांजिशंस होते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती है, के बैंड होता है, आर बैंड होता है, बी बैंड होता है और ई बैंड होता है. सो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखनी है. बिल्कुल इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन. सो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होते हैं, कोई सी भी ट्रांजिशन आती है, इससे क्या एप्लीकेशंस है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या एप्लीकेशंस है. Usually, different types या number of conjugated double bonds can be easily observed by ultraviolet spectroscopy. दूसरा चीज, we can differentiate between conjugated and non-conjugated system. ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है. We can also differentiate between aromatic and non-aromatic compounds. Again, we can differentiate between number of conjugated double bonds. And third, hetero atomic systems can be differentiated from homoannular systems. So these are the main important points regarding ultraviolet spectroscopy. ठीक है. अगर हम इसके बाद देखेंगे different types of transitions क्या क्या possible है. सिंपल है. देखो यार क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है. जो जितना नीचे होती है लेवल, उसकी उतनी कम एनर्जी होती है. अगर यहां से यहां तक हम ट्रांजिशन देखेंगे, दैट इज सिग्मा एस्ट्रिक्स सिग्मा 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 एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि हमें यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है यहां तक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी. इसके बाद अगर हम देखेंगे ये सिग्मा, ये वाला, ये सिग्मा, ये वाला, सॉरी, ये वाली ट्रांजिशन यहां से यहां तक, इससे कम एनर्जी पे होगी. दैट इज एन टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन. इसके बाद देखो यार ये वाला और ये वाला, दिस इज पाई टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन. इसके बाद अगर हम देखेंगे लास्ट वाली छोटी वाली ट्रांजिशन एन टू पाई एस्ट्रिक्स, दिस इज लो इंटेंस ट्रांजिशन. तो ये ज्यादा पॉसिबल है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी के बुनियाद में हम देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, फिर एन टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन को, फिर पाई टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन को, फिर एन टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन को. ठीक है. सो ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, अलाउड और फॉरबिडन डिफरेंट चीजें हैं. इस वक्त ऑन द बेस ऑफ एनर्जी की मैं बात करूंगा. लेकिन अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला ट्रांजिशन, दैट इज सिग्मा एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन, इट बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. तो अगर हम देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेंज में ये ज्यादा नहीं आता है. ज्यादा एनर्जी जब लगती है तो ऊपर वाले रेंज में ही आ जाएगा. मोर ओवर इट इज फाउंड इन सैचुरेटेड सिस्टम. सैचुरेटेड सिस्टम जो जैसे अल्केन्स में होता है, सैचुरेटेड सिस्टम्स में, क्योंकि सैचुरेटेड सिस्टम में जो हमारे होते हैं ये वाले सिस्टम्स,
हमें ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जब ज्यादा एनर्जी लगती है तो इसके लिए ये वाला ट्रांजिशन फिर पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा एक्स ट्रांजिशन। सो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सिग्मा टू सिग्मा एक्स ट्रांजिशन में लगता है। अगर हम दूसरी दूसरी ट्रांजिशन लेंगे, दैट इज ऐसे ही एनर्जी वाइज लेंगे हम दूसरा ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एस्टिक्स ट्रांजिशन। the electrons are promoted from non-bonding electrons towards antibonding molecular orbit, that is sigma asterisks. It occurs in saturated systems containing heteroatom. X can be chlorine, bromine or iodine. अगर ऐसे होगा CH3Cl and we have CH3Br, if you want to do a promotion, that is sigma n to sigma asterisks transition, यहां से जाएगा यहां तक इसके एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, यहां से जाएगा इसके एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन कम एनर्जी लगती है। लेकिन यहाँ बड़ा वाला ग्रुप है, अगर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना इजी है एज कंपेयर टू ये, सो यहाँ हमें कम एनर्जी लगती है 285 मिली माइक्रोन, व्हाइल हियर वी हैव द वेवलेंथ इज अराउंड 173 मिली माइक्रोन। तो इसका मतलब अगर यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, अगर यहाँ वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। सो दिस इज अगेन डिफरेंशिएशन ऑन द, आपको क्वेश्चन आ सकता है ये और ये कंपाउंड देंगे, वहां बोलेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेंगे एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में के लिए, एंड द ट्रांजिशन इज एन टू सिग्मा एस्टिक्स ट्रांजिशन। अच्छा, थर्ड ट्रांजिशन की अब हम बात करेंगे, दैट इज पाई टू पाई एस्टिक्स ट्रांजिशन। इट ऑकर्स इन pi to pi asterisk transition. It occurs in unsaturated system, जैसे मिस्टाइल को ऑक्साइड में भी होता है, ब्यूटाडाइन में भी होता है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है यहां से यहां तक प्रमोट करने के लिए। सो अल्कीन्स में ये होता है, अल्कीन्स में ये होता है, यहाँ मिस्टाइल ऑक्साइड में ये होता है, मिस्टाइल ऑक्साइड, ठीक है। Now last one important transition is n to pi asterisk transition. It occurs in carbonyl compounds में। Indeed carbonyl compound जो हमारे aldehydes ketones होते हैं, इनमें both transition, that is pi to pi asterisk transition because of double bond, pi to pi asterisk transition because of double bond, and we have n to pi asterisk transition because of lone pair, non-bonding electron pair. So both the transitions are possible. However, this transition is ये easy हो जाएगा n to pi asterisk transition. So we have four different types of transition. One is sigma x transition. Second one is n to sigma x transition. Third one is pi to pi asterisk transition, and fourth one n to pi asterisk transition. Now coming to different bands. अगर हम bands की अब बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अलाउड ट्रांजिशंस क्या होते हैं। देखो यार, जो सिमेट्री होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। पाई टू पाई एस्टेरिक ट्रांजिशन सिमेट्रिक है, सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिक ट्रांजिशन सिमेट्रिक है। आल्सो नोन एज, दे आर नोन एज आल्सो द हाई इंटेंसिटी बैंड्स। हाई इंटेंसिटी बैंड जो होते हैं दे आर अलाउड ट्रांजिशंस, व्हेयर एज लो इंटेंसिटी बैंड्स आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। Pi to pi asterisk transition is high intense band, while as n to pi asterisk transition is low intense band. So pi to pi asterisk transition is allowed, while as n to pi asterisk transition is forbidden. ठीक है, दो महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है, एक तो pi to pi asterisk transition एंड सेकंड वन इज n to pi asterisk transition. सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बिकॉज इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें लगती है। सिमिलरली n to sigma asterisk transition ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें दो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। वन इज pi to pi asterisk transition, it is high intense transition, ये allowed है, while as n to pi asterisk transition it is low intense transition, it is forbidden transition. allowed transition के लिए हमें जो extension coefficient जो होना चाहिए that is around 10 raised power 4, while as forbidden transition के लिए 10 to 100 होना चाहिए, that is n to pi asterisk transition। ठीक है, इसके बाद हम बैंड्स की बात करेंगे। अगर हम बैंड्स पे आ जाएंगे, we have different types of bands. First is K band. K band, it usually occurs in pi to pi asterisk transition. जो pi to pi asterisk transition है उनमें होता है, because their excitation coefficient या उसमें वो ज्यादा होता है, pi to pi asterisk transition। ठीक है, it is around 10 raised power 4 या 10,000 भी हम बोलेंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, दैट इज अराउंड 10,000। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये किन में होता है? मैंने ऑलरेडी बोला, इट ऑकर्स इन ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मिस्टाइल ऑक्साइड, मिस्टाइल ऑक्साइड। ठीक है, वो है बी बैंड, सॉरी आर बैंड। आर बैंड ऑकर्स बिकॉज ऑफ एन टू पाई एक्सटेंशन। वीक ट्रांजिशन होते हैं, वीक बैंड्स होते हैं, दैट इज अराउंड 10 to 100। आर बैंड्स occurs due to n to pi extension. Weak bands E coefficient is around 10 to 100। ठीक है, अगर हम बेंजीन की बात करेंगे उसमें बैंड्स होते हैं 184, 204, 256। दिस वेरी बैंड 204 इज आर बैंड, 204 इज आर बैंड। ठीक है, वी हैव के बैंड एंड आर बैंड। नाउ कमिंग टू बी बैंड। बी बैंड ऑकर्स इन बेंजोइड कंपाउंड। सपोज बेंजीन की बात हम करेंगे, बी बैंड। सी वी हैव बी बैंड। बेंजोइड कंपाउंड्स में बी बैंड होता है। जैसे बेंजीन की बात करेंगे उसमें 3 बैंड्स होते हैं यूजुअली, 184, 204, 256। 256 वाला बैंड जो होता है ना बेंजीन का, बेंजीन 256 वाला बैंड, दिस इज बी बैंड, नैनोमीटर, दिस इज बी बैंड। फोर्थ वन इज ई बैंड, लाइक बेंजीन कंपाउंड्स। ई बैंड occurs in ethylene compound, butadiene, etc etc। ठीक है, सो वी हैव 4 different types of bands। के बैंड, आर बैंड, बी बैंड एंड ई बैंड। के बैंड हाई एक्साइटेशन कोएफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, या ई इन उनमें ज्यादा होना चाहिए, उनमें ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। फिर आर बैंड, फिर बी बैंड, फिर ई बैंड। नाउ कमिंग टू लैम्बर्ट बियर लॉ। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में ये लॉ है। वी हैव बियर लॉ, वी हैव लैम्बर्ट लॉ। बियर लॉ डिपेंड्स अपॉन, ये जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होंगे दे डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। कितनी ज्यादा एब्जॉर्बेशन होगी लाइट की, एब्जॉर्बिंग लाइट की, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Then we have Lambert law. It depends upon the optical path and is independent of intensity of incidental light. Each successive layer absorbs equal portion of incidental light. So we have Lambert-Beer law. Lambert-Beer's law. Beer. So this law governs about absorbing molecules. ठीक है, absorbing light. अच्छा, Beer law की हम बात करेंगे। Beer law. The absorption of light, the absorption of light depends upon concentration of absorbing molecules। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स की उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाइल जो लैम्बर्ट लॉ, इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिकल पाथ लेंथ। लैम्बर्ट लॉ, optical path length, optical path length, it is independent of intensity of incidental light। intensity कुछ भी हो, कुछ भी frequency हो उसकी, it don't depends upon the intensity of incidental light, however it depends upon the optical path length। ई सक्सेसिव लेयर, अगर हम एक अपने जो हमारा एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है उसको हम लेयर्स में करेंगे डिवाइड, उसको हम लेयर्स में डिवाइड करेंगे, ई सक्सेसिव लेयर एब्जॉर्ब्स इक्वल पोर्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट। ये महत्वपूर्ण लॉ है। अगर हम दोनों को इकट्ठा देखेंगे, दोनों लॉज को हम इकट्ठा देखेंगे, देन log I0 डिवाइड बाय I, log I0 डिवाइड बाय I इज इक्वल टू ECL। इट इज एक्साइटेशन कोएफिशिएंट, इट इज, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, एब्जॉर्बिटी भी बोलते हैं इसको। दिस इज कंसंट्रेशन एंड दिस इज लेंथ, पाथ लेंथ। इट इज यूनिट्स आर वी हैव m square mole inverse into 10⁻²। this is concentration, mole per liter। this is length, centimeter inverse, okay, या in centimeter। I0 is incident light, I is equal to transmitted light। it can be also governed as, ये जो है ना इसको एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ भी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी, इज इक्वल टू ECL। E इज इक्वल टू A डिवाइड बाय
Cl. दिस एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट. ओके, सो बिल्कुल इजी है. नाउ ये जो लैम्बर्ट बेयर लॉ है, इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल एब्जॉर्बिंग स्पीशीज. हमारे पास सिंगल एब्जॉर्बिंग स्पीशीज होनी चाहिए. अगर हमारे पास सिंगल एब्जॉर्बिंग स्पीशीज ना हो या कुछ और चीजें भी है, देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. सपोज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर आपस में वो मिलते हैं, ठीक है, दे आर इंटरएक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म ए थर्मल इक्विलिब्रियम. वो एक इक्विलिब्रियम में होंगे. दूसरा, दे आर इन एसोसिएशन, एसोसिएशन में होंगे. फ्लोरोसेंट लाइट में भी ये काम नहीं करता है. ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. मोर ओवर वी नीड मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी नीड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हम बात करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की. ठीक है, बिल्कुल इजी है. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करेंगे. कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो जब कम एनर्जी लगती है, कम एनर्जी के लिए हमें प्रमोशन इलेक्ट्रॉन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग और बाइंडिंग हो जाएंगे. सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसकी हम बात करेंगे. हमें कम एनर्जी है, दैट इज अराउंड 3 into 10 raised power 12 to 3 into 10 raised power 12 to 3 into 10 raised power 10 hertz, 10 raised power 6 to 10 raised power 8 पिकोमीटर. ओके, ये है, दिस इज अराउंड रेंज. अच्छा, इसकी बात हम करेंगे बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, क्योंकि प्रमोशन नहीं होती है. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगर सिमेट्रिक हो, सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, सपोज वी हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस, अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, देन देयर इज नो चेंज इन डायपोल मोमेंट. तो इसमें पॉसिबल नहीं. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, देयर इज चेंज इन डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट ऐसे एसिमेट्रिक, एक खींचेगा एक धक्का मारेगा, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो वहां पॉसिबल है. दूसरा बेंडिंग. बेंडिंग क्या है? बेंडिंग में मसला क्या है? हम बस बॉन्ड्स को मूव करते हैं, या जो एटम्स होते हैं उनको मूव करते हैं, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो वही रहती है. दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशन. सो इन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आ जाना है इस वक्त. ठीक है, चलो आते हैं उन्हीं पे. ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये एक्चुअली ओसिलेशंस होते हैं, फिर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल, फाइन स्पेक्ट्रा निकलता है. ठीक है, सो बिल्कुल इजी है. सबसे अगर इंटेंस बैंड आपका आ जाएगा, इंटेंस, द मोर इंटेंस या मोस्ट इंटेंस बैंड इज नोन एज फंडामेंटल बैंड. जो इंटेंस बैंड आपका आ जाएगा, इंटेंस बैंड इज इक्वल टू फंडामेंटल बैंड. जो वीक बैंड होता है, वीक बैंड इज ओवर ट्यून. ठीक है, वीक बैंड इज ओवर ट्यून. ये जो फंडामेंटल बैंड्स होते हैं ना, इनके बीच में कभी कभार ऐसे दिखा जाता है, यहाँ है इनमें, लेकिन अगर हम इनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, इनमें फाइन ऐसे होते हैं स्पेक्ट्रा, फाइन स्पेक्ट्रा. सो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, दे कंटेन फाइन स्पेक्ट्रा. सो बिल्कुल इजी है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है. लिमिटेशंस क्या है कि बेंडिंग या स्ट्रेचिंग या वाइब्रेशनल जो भी हम करते हैं, इनके लिए इक्वल एनर्जी होनी चाहिए. अगर इक्वल है, अगर हम इक्वली स्ट्रेचिंग या बेंडिंग करेंगे तो उसके लिए इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, तो वो दैट इज नॉट ट्रू. सेकंड, जब हम बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस का, एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस में होता है, वाइब्रेशंस जब करता है, एक बॉन्ड जब ज्यादा वाइब्रेशन का तो वो टूटता है, वो भी, ये भी संभावना नहीं है या कंपल्सरी नहीं है यहाँ. तीसरा चीज, जो सिलेक्शन रूल है वो भी थोड़ा बहुत दिक्कत है उसमें भी, दैट इज डेल वी इज इक्वल टू +-1, ऑलवेज इंटेग्रल होता है वो. ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की, जैसे HCl, लीनियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl. डायरेक्ट हम आ जाएंगे, हमारे पास H है, हमारे पास Cl है, वाइब्रेशन ये करता है. सपोज दिस इज R, M1 M2 HCl. ठीक है, यहां तक थोड़ा वाइब्रेशंस करेगा R, थोड़ा बहुत अपनी इक्विलिब्रियम से दूर हो गया. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, EP एट दैट वेरी पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 kx². नॉर्मली हम निकालते हैं, फिर यहां से ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, EP इज इक्वल टू 1/2 R से R इक्विलिब्रियम तक होल स्क्वायर. R इक्विलिब्रियम इज, जो हम स्ट्रेचिंग या बेंडिंग करेंगे, डिस्टेंस कितनी इक्विलिब्रियम से चेंज हो गई. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन आपको.
ठीक है। अच्छा हम देखेंगे वाइब्रेशनल लेवल्स वी बी, सॉरी वी वाइब्रेशनल लेवल्स इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 या न्यू भी बोलते हैं कभी कभार वी ओसिलेशन। हमेशा याद रखना जो वी वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं दे आर, या जो हमारे ओवर ट्यून्स होते हैं वी ओवर ट्यून्स इज इक्वल टू एन टाइम्स वी फंडामेंटल बैंड्स। एन टाइम्स, एन का मतलब होता है इंटेग्रल, इंटेग्रल नंबर। सो 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। सो जो हमारे ओवर ट्यून्स होते हैं दे आर ऑलवेज इंटेग्रल टू फंडामेंटल बैंड्स। सो यहां से आपने ये निकाला, यहां से आपने ये निकाला, बस इतना काफी है। So overtones are n times fundamental bands and we have vibrational levels is equal to V plus 1/2 V oscillations। अच्छा हम बनाएंगे यहाँ प्लॉट करेंगे, ये बनाएंगे प्लॉट करके दिखाएंगे कि कैसे वाइब्रेशंस होते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ऐसे दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज आर डिस्टेंस, ऐसे होता है यूजुअली, ठीक है। यहाँ आर है आपका मीडियम वाला, तो ये नॉर्मल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस की वाइब्रेशंस होते हैं। इसे फाइन फाइन स्पेक्ट्रा होगा लेकिन हम एक ही दिखाते हैं, लेकिन ये संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, डिविएशन होती है, उसको हम बोलते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। वो कैसे होती है, वो यहाँ डिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत होती है, यहाँ यहाँ ये these are vibrations of enharmonic oscillation, enharmonic oscillations, this is DE dissociation energy, dissociation energy, ठीक है। तो इसके लिए हम एनर्जी देखेंगे, इसके लिए हम EP देखेंगे, डायरेक्ट है। EP कैसे होगा, दैट इज गिवन एज एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस का भी इसके साथ में दिखा रहा हूं। सो दैट इज अराउंड EP इज इक्वल टू DE डिसोसिएशन एनर्जी इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस A, ओके, माइनस RE होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, ये है पोटेंशियल एनर्जी इनके साथ एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस। अगर हम इसमें देखेंगे वाइब्रेशंस E वेब in case of enharmonic we have V plus 1/2 H nu E, ये नॉर्मल है, हमारी डिफरेंस क्या करनी है हमें, V plus 1/2 H nu x E, ठीक है। VE इज इक्वल टू ऑसिलेशंस, खत्म। ये वाला आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत करना है, इसमें ये वाला पार्ट आपको डिफरेंस करना है फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए। सो एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस के ये वाला पार्ट आपको डिफरेंस करना है कंटिन्यूअसली। अच्छा इसमें हम देखेंगे सिलेक्शन रूल, डायरेक्ट जैसे वहां भी हमने सिलेक्शन रूल किया, यहां भी नॉर्मली हमें सिलेक्शन रूल करना है। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, we have del V is equal to plus minus 1 bus. This is the selection rule of vibrational levels. Del V is equal to plus minus 1. So in conclusion, आज हमने पढ़ा ultraviolet spectroscopy and vibrational spectroscopy. Ultraviolet spectroscopy is also known as electronic transitions because there is promotion of electrons from ground state to high energy state. What are the applications of ultraviolet spectroscopy? Conjugated, number of conjugated double bonds, conjugated system from non-conjugated system, differentiation, एरोमेटिक सिस्टम एंड एंटी एरोमेटिक सिस्टम को भी डिफरेंशिएट कर सकता है, होमो एनुलर सिस्टम एंड हेटेरो एनुलर सिस्टम को भी डिफरेंशिएट करता है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, किसको कितनी एनर्जी लगती है। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, वन इज सिग्मा टू सिग्मा एक्सट्रांशन, देन वी हैव एन टू सिग्मा एक्सट्रांशन, देन वी हैव पाई टू पाई एक्सट्रांशन, देन एन टू पाई एक्सट्रांशन। सिग्मा टू सिग्मा एक्सट्रांशन occurs in saturated systems, while as n to sigma extraction occurs in saturated system with contain heteroatom. Then we have pi to pi extraction occurs in unsaturated systems. Then n to pi extraction occurs in carbonyl compounds. 4 different types of bands on the basis of intensity. We have K band, we have R band, we have B band, we have E band. K band occurs in alkanes. We have जिनका बहुत ज्यादा 10,000 से इंटेंसिटी होती है। Then we have R band benzoid systems के लिए 204 वाला. Then we have R band, B band, we have again benzoid systems के लिए that have the intensity 256. Then we have E band in case of alkenes. फिर उसके बाद हमने लैम्बर्ट-बेयर लॉ की बात की। This like governs on absorbing molecule, absorption of light. Beer law states that
The absorption of light depends upon the concentration of absorbing molecule, while Lambert law is totally independent of intensity of incidental light, while as it depends upon the optical path length, and each absorbing molecule absorbs equal amount portion of incidental light on it. We have log I0 divided by I is equal to ECL. log I0 divided by I is optical length, और इसको बोलते हैं absorptivity भी बोलते हैं इसको. A is equal to ECL. वहां हम E मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं आराम से, जिसके यूनिट है मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू 10⁻². खत्म हो गया ये वाला पार्ट हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हमने बात की, हमने बोला रेंज कम है, 3 × 10⁻14 to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज. पिकोमीटर में भी वैसे ही है. चाहे हमें देयर शुड बी चेंज इन डायपोल मोमेंट, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस में नहीं होगा, एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होनी चाहिए. फिर हमने हाइड्रोजन एटम की बात की, वहां हमने पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एच न्यू प्लस 1/2 एच न्यू हमने निकाला वहां से, ठीक है, V प्लस 1/2 एच न्यू. फिर उसके बाद हमने वहां ही वाइब्रेशनल लेवल्स निकाले कि कैसे हम निकालते हैं. उसके बाद हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस की भी बात की. डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें करनी है, ठीक है. फिर उसमें भी हमने वाइब्रेशंस निकाले. सिलेक्शन रूल पढ़ा हमने, del V = +-1.